विचेस यानी कि चुड़ैल, जो कि धरती में बहुत ही खतरनाक माना जाता है। ये विचेस कभी कभी इंसान को हेल्प करती है और अपने मन करे तो श्राप भी दे देती है। और ठीक ऐसा ही हुआ था हमारा मेन कैरेक्टर गाइडू के साथ। और रियल लाइफ में एक अच्छा दानव था, लेकिन एक विच के श्राप के वजह से वो अभी एक लड़की में बदल गई है और अभी उसके बॉडी को रिक्लेम करने के लिए वो उसके पार्टनर के साथ उस विच को हर जगह ढूंढ रही है। तो गाइस कहानी का शुरुआत हम एक ट्रेन से करते हैं, जहाँ पर गाइडू उसके साथी आसफ के साथ एक दूसरी साइड पे उस विच को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। वो लोग पहले एक सिटी के अंदर सैंडविच के शॉप पे जाता है और आसफ उस दुकानदार से पूछता है, अच्छा तो यहाँ पे कोई विच है क्या? इससे वो दुकानदार बोलते विच, जिसके बारे में तो ये लड़की तुम्हें और भी डिटेल्स में बता पाएगी। विच का नाम सुनती वो लड़की आसफ को बोलती है, लेकिन तुम्हें विच का क्या जरूरत है? पास में से गाइडू बोलती है, ये लड़की ज्यादा सवाल मत पूछ, सिर्फ बोलो विच कहाँ मिलेगा। आसफ बोलता है, गाइडू थोड़ा सा शांत से सुनो लड़की, असल में विच के साथ हमारा थोड़ा सा बिजनेस के रिलेटेड बात है। हम लोग लकी है कि पहले तुमको मिल गई जो कि इस विच के बारे में जानती है। इससे वो लड़की बोलती है, अरे अरे ऐसे कोई बात नहीं है, उस विच को तो शहर में सभी लोग ही जानते हैं। इससे आसफ बोलते हैं, विच को सभी लोग जानते हैं। तभी अचानक उस जगह का सारे शीशे टूट जाता है, क्योंकि बाहर में एक बहुत ही बड़ा शार्क मॉन्स्टर अपीयर हुआ है। गाइडू बाहर जाके देखते हैं सभी पुलिस ऑफिसर उस पे फायर कर रहा है। मन ही मन में उसे लग रहा था कि ये शायद से एक विच होगा। इससे पीछे से वो लड़की बोलता है, नहीं ये तो एक मॉन्स्टर है, हमारा लेडी विच अभी आ जाएगी। तभी हम देखते हैं उस जगह पे वो लेडी विच आ जाती है। वो शार्क मॉन्स्टर के सामने जाते अपने पावर्स की मदद से एक बॉल बनाती है और उस शार्क मॉन्स्टर के एकदम से मुंह पे फेंकती है और तभी के तभी वो शार्क मॉन्स्टर सभी के सामने विनाश हो जाता है। वो छोटी सी लड़की बोलता है, ये देखो ये है हमारा सिटी का हीरो। सब बोलता है, एक चुड़ैल और हीरो, ये तो हीरोइन होगी। इससे वो लड़की बोलता है, जो भी हो, लेकिन मैं उसे मिस्ट्रेस बुलाती हूँ। इधर सारे लोगों के साथ ही साथ पुलिस ऑफिसर भी उस लेडी विच को बधाई देता है। इधर आसफ गाइडू को बोलता है, चिंता मत करो, हमारा मिशन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उस बात को सुनने के लिए गाइडू तो वहाँ पे नहीं था। वो सीधा जाके उस लेडी विच पे अटैक कर देती है। गाइडू बोलता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। लेकिन उसकी अटैक को लेडी विच आसानी से डॉज कर लेती है और अपने पावर से गाइडू को रस्सी से बांध देती है और पुलिस भी आके उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी देखते ही देखते वहाँ पे जादूगर आसफ आ जाता है। वो गाइडू को बोलता है, गाइडू हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। गाइडू बोलते, नहीं ये विच मेरा सामने है, मैं तो इसको खत्म करके ही जाऊंगी। लेकिन आसफ तो उसके कोई भी बात को ना सुनते हुए लेडी विच को बोलता है, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम अगली बार जरूर मिलेंगे। गाइस आज से 400 साल पहले इस सिटी को एक कमजोर विच ने श्राप दे दिया था, लेकिन इस श्राप को किसी तरीके से सील करके उस लेडी विच को खत्म कर दिया गया था। और उसके बारे में जानकारी लेने के लिए वो दोनों दोपहर के बाद उसके महल के सामने आते हैं। वो लोग उस महल को देखने के समय कुछ बच्चे भी वहाँ पे आ जाते हैं और उन बच्चों से आसफ को पता लगता है कि इस महल में उनका हीरो लेडी विच भी रहती है। तभी गेट पे वो सुबह का छोटी लड़की आ जाती है। वो सभी को अंदर घुसाकर उन दोनों को वहाँ से चले जाने के लिए बोलती है। लेकिन गाइडू उस लड़की को बोलता है, ये लड़की तुम गलती कर रहे हो, उस चुड़ैल को विश्वास मत करो। वो लड़की बोलता है, पहले का एक बुरी विच के वजह से हमारा मिस्ट्रेस को बुरी इंजाम देना बंद करो, दफा हो जाओ यहाँ से, हमारा आज का एनिवर्सरी पार्टी को खराब मत करो। आसफ बोलता है, एनिवर्सरी? किसका एनिवर्सरी? वो लड़की बोलता है, मुझे भी नहीं पता, मिस्ट्रेस के पास जाने के बाद ही हमें पता चलेगा। ये बोल के वो लड़की वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आसफ बोलता है, गाइडू अनफॉर्चुनेटली मुझे एक चीज के बारे में रिसर्च करना है, तो अभी के अभी हमें होटल पे वापस जाना पड़ेगा। होटल में वापस आती गाइडू अपने खाना खा रही थी और आसफ को अपने रिसर्च करने के बाद पता चलता है आज के दिन वो 400 साल पहले उस विच का श्राप को कुछ मैजिकल पावर से सील किया गया था और लगता है उसी विच के साथ इस विच का कुछ कनेक्शन है। तब तो उस महल में कुछ बवाल होने वाला है। गाइडू जल्दी से मिशन के लिए तैयार हो जाओ, हमें उस महल पे जाना पड़ेगा। ये सुन के गाइडू तो बहुत ही खुश हो जाती है। इधर वो छोटी लड़की सब कुछ उस लेडी विच को बता देती है। मिस्ट्रेस, वो दोनों फिर से हमारे महल के बाहर आए थे और आपके बारे में बुरा भला बोल रहा था। ये बात तो चुड़ैल सुनने के बाद ही उस जगह पे पूरा अंधेरा हो जाता है। कुछ देर बाद उस शॉप वाली लड़की की होश आती है। अपने आंखें खोल के देखता है, हर जगह तो लाश ही लाश था और उसके अपने हाथ पैर भी कटी हुई थी। ये देख के वो चिल्लाकर मिस्ट्रेस को बोलती है, मिस्ट्रेस मिस्ट्रेस ये क्या हो रहा है हमारे साथ? लेडी विच बोलती है, चिंता मत करो, तुम लोग तो मेरे लिए चाबी हो। आज से 400 साल पहले जो कमजोर विच को मार दिया गया था वो मेरा दादी थी और दादी का उस दिन का सील को तोड़ने के लिए तुम लोग का सोल मुझे बहुत ही काम आएगा। मेरा दादी निर्दोष थी, उस रात का शहर में आग लगने की वजह असल में कोई भी नहीं जानता है, लेकिन फिर भी मेरा दादी को एक विच होने के नाते सभी के सामने मार दिया गया। तुम ही बताओ ये सही हुआ है या फिर गलत? अभी मैं तुम लोग का एक एक का सोल की मदद से मेरा दादी का सील को खोलूंगी। नहीं मिस्ट्रेस ऐसा मत करो। वो लेडीज उसके सामने एक लड़की को जान से मार देता, जिससे कि उसका दादी का एक सील टूट जाती है और पूरे शहर में आग लग जाता है। ये देखो लेडीज तो बहुत ही खुश हो रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं गाइडू छत के ऊपर से आके उस लेडी विच पे अटैक कर देती है। लेकिन विच एक ही झटके से गाइडू को दूर एक पेड़ पे चिपका देती है। लेकिन गाइडू फिर से उठ के उसके ऊपर अटैक करने आती है और विच भी अपने पावर से उसे दूर फेंक देती है और इधर उल्टा सबके ऊपर भी अपने पावर को इस्तेमाल करती है। सब तो उसके सील के मदद से उसके पावर को आसानी से डॉज कर लेता है और सभी को साथ ही साथ प्रोटेक्ट भी
करता है। वो छोटी लड़की बोलते आप ऐसा क्यों कर रहे हो मिस्टर, हम तो आपके साथ अच्छे दिन गुजारते थे, हम सभी का सामने आपका दादी का सच को पेश करेंगे। ये लेडी विच अभी तो बहुत ही खतरनाक हो गई थी। इधर बहुत ही जख्मी होने के बाद भी गाइडो अपने पैर पे खड़ी होती है। वो उस लेडी विच को बोलती है ये देख चुड़ैल, तेरे वजह से ये हुआ है। असल में कोई भी विच किसी को कर्ज यानी कि श्राप दे देता है तो उसका निशान कुछ इस तरीके से हो जाता है। और हमारा गाइडो भी एक पहले अच्छा दानव था और एक विच के कर्ज के वजह से उसका ये हालत हुआ है और इसके वजह से गाइडो हर विचेस को बहुत ही नफरत करती है। ये देख के विच बोलता है अच्छा तुम्हें एक विच का कर्ज मिला है, लेकिन इसको हटाने के लिए तुम्हें तो एक प्रिंस यानी कि राजकुमार को किस करना पड़ेगा और नहीं तो जिस विच से ये कर्ज मिला है उसका मूड बदलना पड़ेगा। गाइडो तो गुस्सा होकर उसके ऊपर अटैक करने आती है, लेकिन विच अपने पावर से उसका कुछ इस तरीके से हालत कर देता है। लेकिन गाइडो तो उसका गला पकड़ के किस कर देती है। इस तरफ असफ उस लेडी विच को बोलता है तुम उस विच नहीं हुआ तो क्या हुआ। गाइडो अगर किसी विच को एक बार के लिए किस करती है तो उसका कर्ज कुछ देर के लिए टेम्पोररी वैनिश हो जाता है। तभी किस करने के बाद ही गाइडो का सोल बाहर निकलकर उस कॉफिन के अंदर चला जाता है और इसके बाद ही गाइडो असली फॉर्म में बाहर निकलता है। ये देखो लेडी विच तो काफी शॉक हो जाता है और विच गाइडो के ऊपर अटैक कर रही थी लेकिन कोई भी असर नहीं हो रहा था। इसके बाद वो अपने सबसे खतरनाक स्पेल को यूज करती है जिसमें महल में आग लगकर हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है और उस धुएं के अंदर से गाइडो उसका हाथ को पकड़ लेता है और उसे कस के जोरदार सा पंच मारता है जिससे वो दूर जाके टकरा कर एकदम से ही फिनिश हो जाता है। और इधर गाइडो भी अपने पिछले फॉर्म में वापस आ गई थी। इसके बाद यहाँ का सीन चेंज हो जाता है। सब देखता है शहर में आग तो बुझ गया था। वो गाइडो को बोलता है परमानेंटली कर्ज को हटाने के लिए तुम्हें उस विच को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि आज का जमाना में राजकुमार ढूंढना बहुत ही कठिन बात है और इसके वजह से वो दोनों एक दूसरे शहर में एक नया विच को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। असल में गाइस गाइडो और आसा एक मैजिकल एसोसिएशन पे काम करता है। वो लोग किसी भी टाइप का मैजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसमें विच का प्रॉब्लम भी हो सकता है। अगले दिन उन दोनों को एक अलग शहर में एक काम मिलता है। गाइडो पूछते यहाँ पे कोई विच है क्या। आसा बोलता लगता तो नहीं है लेकिन चलो फिर भी देखते हैं। इसके बाद ही उन दोनों के सामने एक आदमी आते हैं। सब बोलते तो बताओ क्या काम है। वो आदमी बोलते हैं ठीक है तो ये बात किसी को बताना नहीं। असल में हमारा मास्टर का चीजों का कलेक्शन करना बहुत ही शौक है और उसी कलेक्शन में हमारा एक चीज म्यूजियम से भाग गया है। सब बोलते हैं भाग गया है मतलब ये कोई एक क्रिएचर है क्या। वो आदमी बोलते हैं हाँ और उसके वजह से सभी लोग बहुत ही परेशान हैं। गाइडो और सब आगे जेती देखते ये तो एक बहुत ही बड़ा मैजिकल क्रिएचर है जो कि बहुत ही खतरनाक था। वो आदमी बोलता है जादूगर तुम्हें इसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा तो ये पकड़ना पड़ेगा। इधर से गाइडो बोलते हैं मैं रेस्ट लेती हूँ, मुझे बस विचेस से मतलब है, ये काम तुम्हारा अकेला है, तुम अकेला ही निपटो। इसके बाद सब अपने मैजिक पावर से अपने हाथ को पानी के अंदर डालता है और उसी पानी को अपने बस में लाकर उस क्रिएचर के ऊपर अटैक करता है। लेकिन वो क्रिएचर उसे आसानी से डॉज करके उल्टा आसफ पे अटैक कर देता है। लेकिन इस बार आसफ एक दूसरा चाल चलता है। वो पानी को लेकर उसके मुंह पे दे देता है और वो सांसें नहीं ले पाने से वहीं पे बेहोश गिरता है और आसफ का काम भी फिनिश हो जाता है। इसके बाद उस जगह के मास्टर आसफ को धन्यवाद बोलते हैं। वो मास्टर बोलते हैं मैंने सुना है कि आप लोग हर तरीके का काम करते हैं। इस पर आसफ बोलता है नहीं हम लोग सिर्फ मैजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसमें विच का प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल कर एक रेस्टोरेंट पे खाना पीना करते हैं। आसफ अपने वाइन का ग्लास को घुमा रहा था और गाइडो तो विच के बारे में ही सोच रही थी। आसफ बोलता है काम करने के बाद रिलैक्स करने का कोई अलग ही मजा है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ तुम खाना नहीं खाओगी। इससे गाइडो गुस्सा होकर बोलता है बकवास बंद करो, मैं ये एसोसिएशन क्यों ज्वाइन किया हूँ। इससे आसफ बोलता है मेरे को याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम मेरा ये अच्छे विन को गिरा दिया। इससे गाइडो बोलता है बकवास बंद, मुझे विच चाहिए अभी के अभी। इससे आसफ बोलता है अपने काम को ध्यान से करो, विच कोई पेड़ में उगता नहीं कि मैं जब चाहे तुम्हें दे दूं। तो अपने पेशेंस को अपने अंदर पकड़ के रखो। दोबारा वाइन लेते वेटर वहाँ पे एक चिट्ठी लेके आता है। असल में उन दोनों को चिट्ठी के जरिए एसोसिएशन से नया नया केस मिलता है। गाइडो बोलते है ये क्या विच का केस है। सब बोलते रुक तो जाओ मुझे इस रिंग से इसे खोलने तो दो। चिट्ठी खोल के उसको सब देखते गाइडो तैयार हो जाओ हमें एक नया केस मिला है। गाइडो को लग रहा था ये एक विच का केस है। फिर सीन शिफ्ट होकर वो लोग एक बुरी औरत के घर के सामने जाते हैं। बुरी औरत उन दोनों को देखते ही बोलती है तुम दोनों आ गए, ये देखो ना मैं इस मैजिकल बॉक्स को खोल नहीं पा रहा हूँ। सब एक ही झटके से उस बॉक्स को खोल के वहाँ से निकल पड़ते हैं। गाइडो बोलती है हो गया, लेकिन तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे थे कि ये कोई विच का काम है। सब बोलते हैं हर समय विच का काम मिलेगा ये तो नहीं हो सकता है ना। ये सुन के गाइडो गुस्सा होकर बोलता है जिस दिन मेरा कर्ज मेरे से हट जाएगा उस दिन पहले मैं तुमको खत्म कर दूंगा। ये सुन के सब बोलता है सुन के खुशी हुई। इसके बाद वो दोनों इवनिंग में थोड़ा सा वक्त बिताते हैं। उस समय सब बोलते हैं अपने गुस्से में कंट्रोल करना सीखो, तुम्हारा बॉडी को फिर से रिक्लेम करने के लिए वक्त तो लगेगा। इसके बाद वेटर फिर से एक चिट्ठी ले आते हैं। गाइडो मन में सोच रहा था फिर से एक घटिया केस, लेकिन इसमें आसफ बोलता है गाइडो तुम्हें तो इसमें खुश होना चाहिए क्योंकि ये चिट्ठी ब्लैक कलर में आया है और ब्लैक कलर का मतलब विच का केस। फ्रेश का कैपिटल हाइडेन पे एक विच लगातार मर्डर करते जा रहा है। गाइडो लेटर को छीनने के बाद ही पढ़ते तो बहुत ही खुश हो जाती है। सब बोलते हैं अपने अपने तैयारी कर लो, हमें जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा, हमारे हाथ में वक्त बहुत ही कम है। इसके बाद हम लोग हाइडेन सिटी पे आज की रात को देखते हैं। उसी शहर का गलियों से एक लड़की घर जा रही थी। घर जाने समय कुछ कौवे भी उसे नोटिस करता है। लड़की को तो ये सब कुछ भी ठीक नहीं लग रही थी। वो लड़की जब सामने आगे जाती पीछे मुड़ती है वहाँ पे तो कोई भी नहीं था, लेकिन वो जब सामने देखते उसे एक विच पकड़ लेता है और उसके शरीर का अंदर से हाथ घुसकर उसको मार देता है। ये मौत उस लड़की के लिए तो बहुत ही दर्दनाक था। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। वो विच पिछले रात उस पुलिस ऑफिसर का दोनों बेटे
बेटे को मार के उसका घर को भी जला दिया था और आज भी वो इस तीनों लड़की को बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। और इसी चीज का तलाशी करने के लिए वो पुलिस ऑफिसर उस जगह पे गया है, लेकिन उसका पास का साथी बोलता है सॉरी ऑफिसर, आज भी ये हमारे चंगुल से बच गया। कीरा मन में सोच रही थी कि एक विच तो इतना तड़पकर किसी को नहीं मारेगा, ये विच हो या फिर इंसान, हमें इसको ढूंढना ही पड़ेगा। सीरियल किलिंग के साथ ही साथ ये विच हर जगह तबाही मचा के रखा है। उसके साथ ही कीरा को बोलते हैं तुम तो इस सिटी का ओनली वन जादूगर हो, अगर तुम्हारे अंदर पावर का कोई कमी है तो तुम मेयर के साथ बात कर सकते हो। और एक बात सुनती जाओ, अकेले अकेले कोई भी डिसीजन मत लेना, ये बात सुनोगे तो तुम्हारा खुद का ही भला है। कीरा बोलती है चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। गाइस, कीरा इस शहर का ओनली वन जादूगर है और वो विच उसे ही अगर कुछ कर दिया तो इस शहर को बचाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन एक बात, कीरा का पावर उतना भी पावरफुल नहीं है। रास्ते से कीरा जाते जाते असब सिगरेट पी रहा था और गाइड को बोल रहा था कि हम लोग लेट हो गए हैं क्योंकि हमारे आने से पहले उस विच के वजह से 32 लोगों का मौत हो गया है और उसमें पुलिस ऑफिसर भी मौजूद है। विच का नाम सुनते कीरा रुक जाती है। कौन हो तुम दोनों? इस कॉफिन पे क्या है? असब बोलते हैं रिलैक्स, पैनिक बंद करो, हम दोनों तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम तो उल्टा तुम्हारा मदद करने के लिए आए हैं। कीरा बोलती है मदद? कैसी मदद? असब बोलते हैं हम लोग मैजिकल एसोसिएशन से आए हैं और उस एसोसिएशन पे विचेस के साथ ही साथ हर तरीके का मैजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ये सुनने के बाद ही ऑफिसर कुछ बिना बोले दोनों को एक होटल रोजा पे ले जाती है। वो अपने कार्ड को दिखाकर अंदर आती है और वेटर को बोलता है हमें एक साउंड प्रूफ कैबिन चाहिए। कैबिन में आने के बाद असब बोलते हैं हम लोग का खाना आने का थोड़ा सा वेट कर लो, हम लोग खाना खाते खाते बात करते ही ज्यादा पसंद करते हैं, तब तक तो तुम्हारा कॉफी भी आ जाएगा। खाना आने के बाद असब बोलते तो फिर तुम शुरू करो, लेकिन कीरा बोलता है नहीं, तुम दोनों का बातें को प्रॉपर्ली समझ कर मैं तुम पे ट्रस्ट करूंगी, इसलिए तुम ही पहले शुरू करो। ये सुनकर असब बोलता है ठीक है, हम लोग तो बहुत ही देर कर दिए, हमारा आने के आगे इतना सारा मर्डर हो गया है, लेकिन और नहीं, हमें उस विच को रोकना ही पड़ेगा। तुम तो इस शहर का ओनली वन जादूगर हो और इस केस का इंचार्ज होने के नाते तुम इसके बारे में सब कुछ ही जानते हो। गाइडू गुस्सा होकर बोलता है ऑफिसर हमें जल्दी से उस विच के बारे में बता दो। कीरा बोलती है तुम इस विच के बारे में इतना ऑब्सेस क्यों हो? सब बोलते हैं गाइडू शांत बैठो, हाँ असल में ये तो बहुत ही सीरियल किलिंग कर रहा है ना, इसलिए गाइडू अपने हाथों से इसे पहले फिनिश कर देगी। ऑफिसर ये बात को समझ जाती है, वो बोलते हैं मुझे झूठ बोल के कोई भी फायदा नहीं है, तो सच सच बताओ क्या बवाल है, और तुम्हारे बातें सीसीटीवी पे भी रिकॉर्ड हो रहा है। सब बोलते तुम तो बहुत चालाक हो। फिर वो बोलते तो फिर सुनो, मेरा फ्रेंड को एक विच ने कर्ज दे दिया है और उस कर्ज को हटाने के लिए हमें उस विच को खत्म करना पड़ेगा और तुम्हारा शहर का विच साइज से ये कर्ज वाला विच हो सकता है। कीरा बोलती है अच्छा तो ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है। सब बोलते हैं अब मत बोलना कि ये भी झूठ है। कीरा बोलते नहीं नहीं मैं तुम पे विश्वास कर चुकी हूँ। गाइडू बोलते तो बताओ उस विच के बारे में, लेकिन कीरा बोलती आज के लिए बस इतना ही, हम लोग आज से पार्टनर बन गए हैं, हम कल फिर से इसी रेस्टोरेंट पे 9 बजे मिलेंगे। गाइडू बोलते ये खुद कुछ ना बोलते हुए हमारे बारे में सब कुछ जान के चली गई। इस तरह वो इस शहर में फिर से एक लड़की को पकड़ लिया है और उसके मेन पॉइंट से हाथ को घुसाकर उसको फिर से एक दर्दनाक मौत दे देती है। ये विच तो वाकई में बहुत ही खतरनाक थी। इसके बाद उन लोग को अगले दिन फिर से एक मर्डर केस के बारे में जानकारी मिलता है। वो लोग उस जगह पे पहुंचते गाइड उस घर का दरवाजे को तोड़ देती है। वो तीनों अंदर जाके देखते उस जगह पे तो एक लाश पड़ा था। उस विच ने फिर से एक और मर्डर कर दिया। ये सब मर्डर्स देखते हुए पुलिस ऑफिसर तो बहुत ही परेशान हो जाती है। ये विच असल में चाहती क्या है? बार बार ऐसे आम इंसान को ऐसे बेरहमी से मारना क्या ठीक हो रहा है? ये लगता है हमारे साथ गेम खेल रहा है। इसके बाद ही कीरा को एक साथी का कॉल आता है। विच ने दूसरे एक और जगह पे एक मर्डर कर दिया है। कीरा सोच रही थी कि ये तो चलते ही जा रहा है, ऐसा ही होने लगा तो ये शहर तो पूरा खाली हो जाएगा। इसके बाद कीरा गाड़ी से उस मर्डर केस के पास जाती है। गड्डी में सब बोलते हैं मुझे नहीं लगता कि ये एक विच है, क्योंकि एक विच का काम सिर्फ मर्डर करना नहीं, लोगों का हेल्प करना भी होता है। और इस विच का केस में मुझे डाल में थोड़ा सा काला लग रहा है। मुझे लगता है ये एक ह्यूमन है और किसी तरीके का सुपर पावर को यूज करके एक विच होने का नाटक कर रहा है। ये सुनते ही गाइडू तो पीछे से गुस्सा होकर उसका सीट पे लात मारने लगती है, क्योंकि अगर ये विच नहीं होगा तो गाइडू को फिर से एक विच को ढूंढना पड़ेगा, और अगर ये विच होगा तो उसी विच होगा, इसका क्या गारंटी है? सब बोलते हैं हमें उतरा दो ऑफिसर, हम लोग सिर्फ विच का केस में शामिल है, मर्डर का केस में नहीं। कीरा बोलते हैं तुम दोनों का ख्याल रखना, और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। ऑफिसर जाने के बाद ही गाइडू को एक चीज महसूस होती है, आसाफ हमारे सामने कोई है, तैयार रहो। आसाफ बोलता है क्या बकवास बोल रहे हो, मैं तो मेरे साथ कॉफिन भी नहीं लाया हूँ। तभी उस जगह पे हर कुछ धुआं ही धुआं हो जाता है, लेकिन गाइडू तो उस जगह पे रश कर देती है। लेकिन तभी आसाफ देखता है सामने उस विच को और उसके पीछे से गाइडू हमला करने आती है, लेकिन वो विच तो एक ही पलकों में कहाँ पर गायब हो जाती है। आसाफ बोलता है ये तो भागने में बहुत ही माहिर है और इसका स्पीड भी बहुत ही लाजवाब है। ऊपर से गिरने के वजह से गाइडू को थोड़ा सा चोट आ गया था। गाइडू बोलते हम लोग जब से उस लेडी के साथ है तब से हमें लग रहा था कि हमारे बीच में कोई है और हमें नोटिस कर रहा है और हमें फॉलो भी कर रहा है, और ऑफिसर जाने के बाद ही विच हमारे ऊपर अटैक कर दिया। लगता है उस ऑफिसर के साथ उस विच का कोई कनेक्शन है। ये सुनती आसाफ गाइडू को लेकर सीधा उस ऑफिसर के सामने जाता है। ऑफिसर तो गाइडू के साथ आसाफ को देख के बहुत ही चौंक जाती है। गाइडू का ऐसा हालत कैसे हुआ? उस विच के साथ क्या तुम लोग का थोड़ा सा हादसा हो गया? आसाफ बोलता है हाँ छोटा मोटा तो हुआ है, लेकिन वो हमारे चंगुल से बच गया, वो भागने में बहुत ही माहिर है। लेकिन हमारे अंदर एक क्वेश्चन है, आपके साथ उस विच का कैसा कनेक्शन है? ये सुनती ऑफिसर बोलता है कनेक्शन? कैसा कनेक्शन? क्योंकि ठीक हम लोग जाने के बाद ही वो विच हम लोग के ऊपर अटैक कर दिया। इससे ऑफिसर बोलता है मुझे कैसे मालूम, लेकिन ये जो हो रहा है मेरा कहानी से भी थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, क्योंकि उसी विच ने एक दिन सिर्फ मेरा ही घर को सभी के सामने जला दिया और मेरे दोनों बेटे को भी मार दिया और साथ ही साथ मेरा बॉयफ्रेंड को
भी कुचल दिया। उस दिन का हादसा मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक थी। उसी दिन से मैं बहुत ही परेशान हूँ, क्योंकि उसी विच ने हर समय मेरा ही अपने को मार दिया है, और अभी मेरे को भी लग रहा है कि उसी विच के साथ मेरा कुछ कनेक्शन है। शायद उसका नेक्स्ट टारगेट अभी तुम दोनों हो, क्योंकि उसे 100% पता है कि उसका केस हम तीनों ही हैंडल कर रहे हैं। ये अगर सच होगा तो हमें उसे जल्दी से जल्दी रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम लोग के साथ ही साथ सभी को एक एक करके खत्म कर देगा। इस तरफ गाइड उस स्विच को खत्म करने के लिए थोड़ा सा कसरत कर रही थी, और साथ ही साथ उन दोनों के बातों को भी ध्यान दे रही थी। इसके बाद एक एम्प्लॉय कीरा को बोलता है, ऑफिसर वो विच हमारे लिए एक वार्निंग भेजी है, वो 3 दिन में हमारा पास वाला स्टेशन में आ रही है। इससे आसफ बोलता है, गुड न्यूज़, इसका मतलब वो वहाँ पे किसी को मारना चाहता है। कीरा बोलते मैं क्या तुम पे इस पे भरोसा कर सकती हूँ? इससे गाइडू बोलता है, हाँ जरूर, अभी मैं तुमको सिखाऊंगा कि बदले को कैसे स्विच से लिया जाता है। आसफ बोलते हैं, मैं उस स्विच पे एक एक्सपेरिमेंट करूंगा, इससे हमें पता चलेगा कि वो कोई विच है या फिर ह्यूमन। 3 दिन के बाद वो सभी एक साथ स्टेशन पे वेट कर रहे हैं। कीरा बैठ के अपने मैजिकल स्पेल्स को लिख रही थी। उसे पता नहीं था कि विच के लिए क्या स्पेल होगा। उसका बस एक ही टेंशन था कि उस विच का गायब होने का स्पेल को लेके। सिर्फ ये चीज के वजह से उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इधर गाइडू तो बहुत ही गुस्सा हो रही थी, और विच आने में बहुत ही लेट है। मेरा अंदर का सारा खाना पच गया, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है। इसके बाद ही कीरा गाइडू के पास आती है। गाइडू, तुम्हारा तबीयत कैसी है? तुम्हारे अंदर उस स्विच को खत्म करने के लिए क्या प्लान बना रही हो? इससे गाइडू बोलते हैं, चुपचाप बैठो और देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। आसफ बोलता है, गाइडू सब कुछ तो ठीक है, लेकिन कुछ भी उल्टा सीधा मत करना, नहीं तो इसमें हमारा ही नुकसान होगा। तभी गाइडू स्विच को नोटिस करता है, जो कि स्टेशन का एकदम से ऊपर था। सभी लोग उस स्विच पे अपने अपने गन पॉइंट करते हैं, लेकिन वो एक ही पलकों में धमाका करके सब कुछ फिर से धुआं कर देती है। हर जगह वो पर्पल धुआं फैल गया था। गाइडू बोलती है, सब लोग सावधान, वो फिर से अपने पुराना खेल खेल रही है। आसफ बोलते हैं, वो इस धुएं के अंदर से कुछ भी कर सकता है, तो सब लोग तैयार रहना। लेकिन वो उसके सामने का तीनों पुलिस ऑफिसर को मारकर गायब हो जाती है। इस बार गाइडू को भी कुछ भी चोट नहीं लगा है। कीरा बोलते हैं कि शुक्र है कि ज्यादा लोगों का खून नहीं हुआ है, लेकिन वो फिर से हमारे चंगुल से बच गया। ऐसा ही होता रहेगा तो हम लोग उसको कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। आसफ बोलते हैं, चिंता मत करो, मैं उस स्विच को ऑलरेडी ढूंढ चुका हूँ। कीरा बोलते क्या, लेकिन कैसे? आसफ थोड़ा सा मुस्कुरा के ऊपर देखता है, वो देखो ऊपर जो कौवे घूम रहे हैं ना, वो मेरे ही फैमिलियर्स है, और खुले आसमान से वो सभी जो देख पाते हैं मैं एक ही आंख बंद करके देख सकता हूँ। इसके वजह से मैं उस स्विच को ढूंढने में सफल हुआ हूँ। तो चलो अभी उस स्विच का दर्शन ले आते हैं। इसके बाद वो सभी स्विच के घर में जाते हैं। अंदर घुसते ही वो लोग स्विच का कस्ट्यूम देखते हैं, और एक पुलिस ऑफिसर थोड़ा सा अंदर जाते एक लड़का तभी के तभी उसको खत्म कर देता है। लेकिन तभी उसका पीछे से गाइडू अटैक करते एक और लड़का उसे दूर गिरा देता है। आसफ आके गाइडू को फिर से बोलता है, गाइडू मैं तुम्हें कितनी बार मना किया हूँ कि अकेले अकेले फाइटिंग करने मत जाओ, लेकिन गाइडू बोलते हैं, आसफ वहाँ पे 2 है। तभी यहाँ पे दोनों लड़के आ जाते हैं, जो कि वाकई में विच नहीं है, और साथ ही साथ वहाँ पे ऑफिसर कीरा भी आ जाती है। कीरा तो उन दोनों को देखते ही शॉक हो जाती है। साल्क, लोरेम, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम लोग अभी भी जिंदा हो? अभी ये मत कह देना कि तुम लोग ही वो शैतान थे। कीरा बोलते ये दोनों मेरा ही बेटे हैं। मैंने सोचा था कि ये लोग पिछले रात मर गया था, लेकिन ये लोग तो शैतान बन गए। आसफ बोलते देखो उन दोनों के हाथ में क्या है। ग्रीमोरी और साइलेंट वैली का दोनों वॉल्यूम, जो कि उन दोनों को पावर्स का असली राज था। ग्रीमोरी के पहला वॉल्यूम सभी लोगों को स्पेल कास्ट करके सभी लोगों को मारने में हेल्प करता है, और ये दूसरा किताब उन लोगों को टेलीपोर्ट करने में मदद करता था, लेकिन इसका रेंज सिर्फ 2.5 किलोमीटर के अंदर ही है, और इसके वजह से मेरा फैमिलियर्स इसको आसानी से पकड़ लिया। कीरा बोलते तुम लोग को ये किताब कहाँ से मिला? वो दोनों आंसर देता है, ये तो तुम्हारा डेस्क से ही मिला है, तो तुम्हारा कोई भी हक नहीं कि हमें पनिश करना। सब कुछ तो तुम्हारा ही गलती है कि हम लोग ऐसा बन गया हूँ। हम लोग अगर दिन में 10 लोगों को नहीं मारे तो ये किताब हम लोग को मार देगा, और इसलिए हम लोग ऐसा शैतान का रूप ले लिए। कीरा बोलते तुम रिबोन यानी कि मेरा बॉयफ्रेंड को क्यों मार दिया? वो तो तुम लोग को प्यार करने के साथ ही साथ बहुत ही केयर भी करता था। लॉरेन बोलते हम लोग कोई भी सवाल का आंसर नहीं देंगे, और हम लोग इस शहर पे ऐसे ही भूचाल मचाते जाएंगे। गाइडू बोलते इंसानों को मारने में बहुत ही मजा आता है ना, लेकिन तभी एक लड़के का मुंह से खून निकलने लगा था। तभी आसफ बोलते अपने आप को सरेंडर कर दो, तुम लोग अभी हमसे जीत नहीं पाओगे, क्योंकि तुम लोग ग्रीमरी का खून का टास्क को कंप्लीट नहीं किए हो। ये सुन के वो दोनों बोलते हैं गलत, हम लोग सुबह 7 खून पहले ही कर दिया थे, और बाकी का 3 खून हम लोग स्टेशन पे किया था। इससे आसफ बोलते हैं तुम लोग तो उस जगह पे फंस गए थे, क्योंकि वो तीनों जो पुलिस ऑफिसर थे वो इस घर का पहला ऑफिसर की तरह एक लेदर सैक से बना हुआ था, और उसमें खून की तरह एक केमिकल था, और तुम लोग को लगा कि तुम लोग एक जिंदा इंसान को मार रहे हो। ये सुन के सल्क बोलता है तो क्या हुआ, मैं अभी इस किताब से तुम सभी को खत्म कर दूंगा। तभी गाइडू हवा में एक जंप करती है, और उसके हाथों का पत्थर को उनकी तरफ फेंक के दोनों किताबों को गिरा देता है, और पीछे से आके उन दोनों को ही कुचल देते हैं। गाइडू उन दोनों को बोलते हैं तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि तुम विच बन सको। असल में गाइस ये दोनों कीरा का एडॉप्टेड संतान है। कीरा बोलते हैं तुम दोनों को ऐसा करके क्या मिलता? इससे साल्क बोलते हैं हम तो तुम्हें कभी भी मदर नहीं मानते थे, क्योंकि तुम मदर बनने के लिए उम्र में बहुत ही छोटी हो। हम दोनों ही तुमसे बहुत ही प्यार करते थे, और तुम्हारे आसपास कोई भी इंसान को हम लोग बर्दाश्त नहीं करते थे। ये सुनकर गाइडू बोलते तुम इन दोनों को फिनिश करोगे या मैं कर दूं? तभी कीरा बंदूक लेके उन दोनों को ही गोली मार देती है। इसके बाद ही शहर में धीरे धीरे करके ये खबर फैल रहा था। गाइडू और आसफ शहर से जाने के लिए स्टेशन पे आते हैं, और तभी वहाँ पे कीरा भी आ जाती है। कीरा बोलते तुम लोग के बिना मैं ये केस सॉल्व नहीं कर सकता था, तो इसलिए तुम दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। आसफ बोलता है ये तो हमारा काम है, लेकिन हम लोग ये दोनों किताब ले जा रहे हैं, नहीं तो आगे जाकर फिर से ये घटना हो सकता है। कीरा बोलती है ठीक है मेरा जाने का वक्त आ चुका है। आसफ बोलते हैं दोबारा कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। इससे कीरा बोलता है हाँ जरूर।
गाइस इसके बाद ही हम इस स्टोरी का एक नया कहानी को शुरू करते हैं, नेक्रोमेंसी, जो कि एक जरिया है कि मरे हुए इंसान को वापस जिंदा करने की, लेकिन इसमें पेशेंट का परमिशन भी लेना चाहिए। और ठीक ऐसा ही एक इलाज एक नेक्रोमेंसर कर रहा था। इधर सीन शिफ्ट होकर हमें गाइडो और असफ को देखते हैं। वो लोग बीच में और एक मैजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था, इसलिए एक लड़की उसे बहुत सारा शुक्रिया कहती है। इससे असफ बोलता है कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज है, आगे जाके भी कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें इन्फॉर्म कर देना। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक पागल आदमी चाकू लेकर दौड़ रहा था, लेकिन थोड़ा सा पास आते ही गाइडो से एक ही मुक्के से ठंडा कर देती है। असफ बोलता है गाइडो उसे फिनिश मत कर देना। उस पागल आदमी के पीछे पीछे पुलिस भी आ रहा था। पुलिस ऑफिसर उन दोनों को थैंक यू बोलते हैं। इससे असफ बोलते हैं ये सब तो ठीक है, लेकिन इस आदमी का चक्कर क्या है। इससे पुलिस ऑफिसर बोलते हैं असल में ये एक अनडेड पर्सन है। ये सुन के गाइडो बोलती है अनडेड। ऑफिसर बोलते हैं हाँ, नेक्रोमेंसी की मदद से इसे वापस जिंदा किया गया था और इसका मेंटेनेंस में काफी दिन ध्यान ना देते हुए ये आदमी पागल हो गया था। ये सुन के असफ बोलते हैं रिसरेक्शन टेक्नोलॉजी आज बहुत ही बेहतरीन हो गया है, इसके मदद से कौन इंसान जिंदा है और कौन मर गया है ये पता करना बहुत ही मुश्किल है, और इस नेक्रोमेंसी टेक्नोलॉजी को हर दिन मेंटेन करना एक बहुत ही जरूरी बात है, नहीं तो सभी को इसी इंसान की तरह हाल होगा। फिर भी ये केस बहुत ही रेयर है। इससे वो दोनों पुलिस ऑफिसर बोलते रेयर है, हमारे यहाँ ये चीज तो बहुत ही कॉमन हो चुका है, इस मैजिकल प्रॉब्लम तो हमारे लिए बहुत ही दिक्कत हो चुका है। इसके बाद पीछे से वो लड़की दौड़ के आती है। वो लड़की बोलते है तुम लोग का मैजिकल प्रॉब्लम है तो तुम ये दोनों यानी कि मैजिकल रिजोनेंस से मदद क्यों नहीं लेते। ऑफिसर बोलते तुम मैजिकल रिजोनेंस से आए हो। इससे सब बोलते हैं अगर तुम लोग का जल्दी सोल्यूशन चाहिए तो मेरा आंसर यस है, लेकिन यहाँ पे एक दुख की बात है कि मेरे साथ नेक्रोमेंसर यानी कि 100% को लेकर कोई भी स्पेशल कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैं मैजिकल रिजोनेंस को बोलकर उनके सबसे अच्छे नेक्रोमेंसर स्पेशलिस्ट को बुलाकर तुम लोगों का हेल्प करवा देंगे। इसके बाद ही सीन चेंज होता है, हमें दोनों पर्सन को दिखाया जाता है। ये लड़की ही मैजिकल रिजोनेंस का सबसे अच्छा नेक्रोमेंसर स्पेशलिस्ट है और ये है उसकी सर्वेंट जो कि उसको हर काम में मदद करता है। इसके बाद ही सुबह का पुलिस ऑफिसर दौड़ के उन लोग के सामने आते हैं। मेरा नाम है जेफ एनकर, तुम लोग क्या मैजिकल रिजोनेंस से आए हो। इससे वो सर्वेंट बोलता है ये है नेक्रोमेंसर फिनोरा क्रिस्टोफर और मैं हूँ इसका सर्वेंट। इसके बाद वो लोग एक दूसरी जगह पे बात करने के लिए जाते हैं। फिनोरा बोलते है तो मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए। इससे जेफ बोलते हैं हाँ जरूर, 2 महीने पहले कुछ अनडेड ने इस शहर पे तबाही मचा दिया था। फिलहाल तो हम लोग उस दिन 6 अनडेड को ही पकड़ पाए थे और नेक्रोमेंसर के जरिए मेंटेन करने के लिए रखा गया है। गाइस जोहान जो कि उस सर्वेंट का नाम था, वो बोलता है ये कैसे, जिस नेक्रोमेंसर ने उन्हें जिंदा किया है उसे ले आओ, कोई दूसरा नेक्रोमेंसर उन्हें मेंटेन नहीं कर सकता है। इससे जेफ बोलते हैं लेकिन हम तो उस नेक्रोमेंसर को नहीं जानते हैं। ये सुन के फिनोरा बोलती है तुम नेक्रोमेंसी के बारे में कितना जानते हो। इससे जेफ बोलते हैं कि मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा किया जाता है और इसमें पेशेंट का परमिशन भी होना चाहिए। फिनोरा बोलते हैं हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये नेक्रोमेंसर एक स्ट्रे है। स्ट्रे का मतलब है ये नेक्रोमेंसर ठीक ऐसा है जैसे कि कोई भी परमिशन के बिना ही उन लोगों को जिंदा किया गया है। इसमें पेशेंट को पता नहीं लगता कि वो जिंदा है या फिर मर गया है, लेकिन इसमें नेक्रोमेंसर का रिस्क होता है। ये सुन के जेफ बोलते हैं रिस्क, कैसा रिस्क। फिनोरा बोलते हैं छोड़ो ये सब, अभी के लिए ये सब हमारा इमेजिनेशन है, अभी के लिए जिसके ऊपर हमें काम करना है वो करना चाहिए। इसके बाद ही हमें जेफ एनकर का वाइफ के बारे में जानते हैं। जेफ की बीबी 1 साल पहले गुजर गया था और उसे उसके घर वाले से नेक्रोमेंसी के परमिशन नहीं मिला। रास्ते में जेफ उसका फ्रेंड को बोलते मैं उससे प्यार करता था, नेक्रोमेंसी के वजह से वो एक वाहियात क्रिएचर में बदल सकता था जो कि मैं एकदम से ही नहीं चाहता हूँ। इसके बाद ही हमें सीन चेंज होकर एक लड़की को उसके हस्बैंड के लिए रोते हुए देखते हैं। उसके पीछे एक आदमी आके उसे पूछता है कितना दिन हुआ है तुम्हारे हस्बैंड का और तुम क्या यहाँ पे रोज आती हो। इससे वो लड़की रोते रोते बोलता है हाँ मेरा हस्बैंड का 2 महीना हो गया है। इससे आदमी बोलता है तो फिर तुम नेक्रोमेंसी के जरिए फिर से तुम्हारा हस्बैंड को जिंदा क्यों नहीं कर लेते। वो लड़की बोलती है मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, ये बहुत ही महंगा है। वो आदमी बोलते हैं चिंता मत करो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम तुम्हारे हस्बैंड को फिर से देख पाओगी। इधर जेब इन लोगों को एक ऐसी जगह पे ले आता है जहाँ पे एक समय 21 अनडेड को पाया गया था। 21 का नाम सुनते जोहान तो घबरा जाता है। जेब बोलते हैं डेड पर्सन को अनडेड करना नेचर का खिलाफ होता है, इससे ये लोग एक क्रिएचर बन जाते हैं। इससे जोहान बोलते हैं तुम अगर फिनोरा का एक गुड साइड पे रहना चाहते हो तो इन लोगों को क्रिएचर बोलना बंद कर दो, क्योंकि फिनोरा नेक्रोमेंसी को बहुत ही सीरियसली लेता है। जेब बोलते हैं मिस क्रिस्टोफर चलो हम लोग इस जगह पे बाद में आएंगे, लेकिन फिनोरा बोलते हैं रुको, मैं इस लाइट के जरिए सभी 100% को यहाँ पे बुलाऊंगी। इससे जेब बोलते हैं लेकिन कैसे, ये लाइट तो बुझा हुआ है। इससे फिनोरा क्रिस्टोफर बोलता है जो 100% हमारे आसपास है वो लोग इस लाइट को एक लाइट हाउस की तरह जलते हुए देख पा रहा है। तभी बोलते ही बोलते यहाँ पे बहुत सारे 100% आ जाते हैं। ये सभी देख के जोहान चिल्लाता है फिनोरा क्रिस्टोफर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो बहुत सारे 100 है। देख के फिनोरा भी बहुत ही हैरान हो जाती है, मुझे ये उम्मीद नहीं था कि इतने सारे एक साथ आ जाएंगे, ये तो 21 से भी एकदम से बहुत ही ज्यादा है। तभी 100 खिड़की के शीशे को तोड़ के अंदर आ जाता है। जोहान तो सभी को अपने तरफ खींच के उन लोगों के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। क्रिस्टोफर बोलता है जोहान को हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अकेला ही सबको संभाल लेगा। धीरे धीरे करके जोहान सभी 100 को खत्म कर रहा था। क्रिस्टोफर जेब को बोलती है मुझे लगता है यहाँ पे और भी ज्यादा 100% मौजूद है, हमें जल्दी से जल्दी इनके नेक्रोमेंसर को पता करना पड़ेगा। इधर जोहान एकदम लास्ट 100 को खत्म करके उन दोनों के सामने आते हैं। मिस क्रिस्टोफर जोहान को बधाई देते हुए बोलता है वेल डन। फिर फिनोरा एक 100% को देखता है, यह तो काफी बेकार नेक्रोमेंसी किया गया है, उस नेक्रोमेंसर का इरादा नहीं था कि इन लोगों को जिंदा करे, वो बस इनका फैमिलियर्स है। इसके बाद क्रिस्टोफर नेक्रोमेंसी का 3 स्टेप्स को बोलती है। इसमें एक है ऑटोनॉमी,
इसमें 100% का खुद का ही माइंड पे कंट्रोल होता है। इसमें दूसरा है माइंड कंट्रोल। इसमें 100% खुद का दिमाग का मालिक तो होता है, लेकिन नेक्रोमेंसर उनका मन में एक गोल सेट कर देता है। और एकदम लास्ट में है डोमिनेशन, जिसमें नेक्रोमेंसर पेशेंट को खुद का ही बस में ले लेता है। फिनोरा सोचती है आखिर में इन लोगों को जिंदा करके क्या हो रहा है, नेक्रोमेंसर का मकसद क्या है। बात ही बात में जेफ का वो फ्रेंड नोटिस करता है कि सभी का बाल ही लाल कलर का है। ये चीज नोटिस करके फिनोरा बोलते हैं तुम्हारा बात तो एकदम सही है, क्योंकि एक नेक्रोमेंसर का लुक्स को ट्रीट करना बहुत ही आसान होता है। इसके बाद जेफ बोलता है हमें पता करना पड़ेगा कि वो 100% आखिर में कहाँ से आ रहा है। इसके बाद ही वो लोग बाहर आती अनडेड का फुटप्रिंट्स को देखते हैं और उसी के सहारे आगे जाती वो लोग एक बड़ा सा बिल्डिंग को नोटिस करते हैं और उसी बिल्डिंग का ऊपर से वो नेक्रोमेंसर उन लोग को बहुत ही बेखूबी से देख रहा था। वो लोग वहाँ पे आते ही जोहान सब कुछ चेक कर रहा था और उस जगह से बहुत ही बदबू भी आ रहा था। फिर तभी जेफ नोटिस करता है कि जोहान के पीछे कोई है। ये तो एक बहुत ही बड़ा अनडेड है जो कि जोहान को एक ही मुक्के से दूर गिरा देता है। उसको गोली मारने से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी बिल्डिंग से एक लेडी अनडेड बाहर आके मिस क्रिस्टोफिल को बोलती है मैंने जितना सोचा तुम तो उससे भी बहुत ही खूबसूरत हो, मेरा यहाँ पे तुम लोग का स्वागत है। जेफ बोलता है तो तुम ही हो नेक्रोमेंसर। फिनोरा बोलती है नहीं, ये तो एक मैनुअल अनडेड है जो कि नेक्रोमेंसर उसे यूज कर रहा है। वो लेडी अनडेड बोलते हैं अपने अपने कम्युनिकेशन डिवाइस को बाहर फेंक के चुपचाप मेरे कहने से अंदर आ जाओ और हाँ भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मुझे वायलेंस एकदम ही पसंद नहीं है। क्यों मैं ठीक नहीं बोला मिस्टर जेफ एनकर? जेफ ये सुन के तो हैरान हो जाता है तुम मेरे नाम कैसे जानते हो? वो लेडी अनडेड यानी कि नेक्रोमेंसर मुस्कुराते हुए बोलता है मुझे सब कुछ ही पता है। अपने बीबी को खो देना बहुत ही दुख की बात होता है, लेकिन चिंता मत करो, नेक्रोमेंसी की मदद से अब कोई भी किसी से दूर नहीं जाएगा। गाइस इसके बाद जेफ फिर से अपने आंखों से अपने बीबी को देख पा रहा था। जेफ बोलते हैं तुमने ये क्या कर दिया? गाइस मुझे लगता है ये जो अनडेड लेडी है वो उसी दिन का कब्र वाली लड़की थी। तभी वो बड़ा सा अनडेड जोहान को गला को पकड़ कर काट देता है और ये देख के तभी फिनोरा बहुत ही बेचैन हो गया था। ये देख के वो अनडेड लेडी बोलता है मुझे पता ही था ये तुम्हारा बहुत ही खास है, लेकिन चिंता मत करो नेक्रोमेंसी से ये भी ठीक हो जाएगा, तुम दोनों मेरे बस पीछे पीछे आओ। इसके बाद ही वो दोनों उस बिल्डिंग में घुस जाता है। इधर जोहान को मार के वो 100% अंदर ले जाता है। इधर जेफ और फिनोरा अंदर जाती ही देखता है वहाँ पे बहुत सारे 100% है और दूर और टेबल पे नेक्रोमेंसर बैठा हुआ था। नेक्रोमेंसर उन दोनों को बोलता है आओ बैठो खाना पीना करो। जेफ चिल्लाकर बोलता है बाहर हम लोग और भी लोगों को देखे हैं, वो लोग भी अनडेड है। इससे नेक्रोमेंसर बोलता है यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे सभी लोग ही अनडेड्स हैं। जेफ बोलते हैं तो तुम एक नहीं एक साथ बहुत ही क्राइम किए हो, लेकिन एक बात इतने सारे नेक्रोमेंसी से तो बहुत सारे एनर्जी लॉस हुआ होगा, तो तुम अकेले तो ये काम नहीं कर सकते हो, बताओ और कौन कौन है तुम्हारे साथ? ये सुन के फिनोरा बोलते हैं नहीं जेफ ये पॉसिबल है, मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा करके उन लोगों को मेंटेन करने के लिए उनके खुद के एनर्जी को ही लगता है, लेकिन मैंने इस अनडेड्स के अंदर उतने सारे पावर्स नहीं देखे हैं। इनके तरह नेक्रोमेंसर लोगों को बहुत ही कम फैकल्टी के साथ जिंदा करते हैं। नेक्रोमेंसर बोलता है अरे वाह तुम तो एकदम से सही हो, तुम तो नेक्रोमेंसी के बारे में बहुत कुछ जानते हो। जेफ बोलते हैं तुम्हारा बकवास बंद करो, ये बताओ तुम ये सब क्यों कर रहे हो, आखिर में तुम्हारा ये सब का मकसद क्या है? नेक्रोमेंसर बोलता है मकसद ये तो फिनोरा क्रिस्टोफिल है, मुझे उसका सुंदरता बहुत ही अच्छा लगता है। असल में जब मेरा बीबी भी तुम्हारे बीबी की तरह 1 साल पहले ही गुजर गया था, वो बहुत ही सुंदर थी और लाल बालों वाली थी, लेकिन मैं तो एक नेक्रोमेंसर हूँ, वो गुजर गया तो क्या हुआ, मैं फिर से उसे जिंदा करूंगा। लेकिन उसी रात मेरा पूरा घर जलने के वजह से मेरा बीबी का पूरा स्किन जल गया था। मैं नेक्रोमेंसी से उसे जिंदा तो कर दूंगा, लेकिन उसकी सुंदरता को मैं वापस नहीं ला पाया हूँ और इसीलिए मैं फिनोरा क्रिस्टोफिल का सुंदरता को उसके स्किन के जगह अटैच कर दूंगा। क्रिस्टोफिल का सुंदरता बहुत ही लाजवाब है, वो मुझे बहुत ही पसंद आई। आगे भी मैं बहुत सारी लड़की को देखा था, लेकिन फिनोरा के सामने वो लोग कुछ नहीं थे। तुम्हारा बातों को भी समझकर मुझे लग रहा है कि तुम भी एक नेक्रोमेंसर हो, लेकिन तुम जो भी हो अभी तुम मेरे जाल में फंस गई हो और इसी वक्त तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। मैं मेरे अनडेड का फुटप्रिंट के मदद से तुम्हें यहाँ पे बुलाया हूँ। ये सुनकर फिनोरा खड़ी होती है। नेक्रोमेंसर बोलता है कोई भी चालाकी करने की कोशिश भी मत करना। फिनोरा बोलती है तुमने तो एक बहुत ही बड़ा गलती कर दी, मैं एक अच्छा नेक्रोमेंसर के साथ ही साथ एक कैटाबोलिक विच भी हूँ। ये देख के जेफ तो शॉक हो जाता है क्योंकि वो पहली बार अपने आंखों से एक विच को सामने से देख रहा है। वो नेक्रोमेंसर बोलता है इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, मैं मेरे महल पे एक विच को कैसे बुला सकता हूँ? अभी मुझे लग रहा है कि ये मुझे मुश्किल से हासिल करना पड़ेगा। मैं जोहान का बॉडी को जलाकर राख कर दूंगा, इससे तुम जोहान को कभी नहीं देख पाओगे। फिनोरा बोलती है तुम्हारा जैसा इच्छा तुम वैसा ही करो, जब तक मैं तुम्हें खत्म नहीं कर दूंगी मैं नहीं रुकूंगी। फिर नेक्रोमेंसर बोलता है वो अच्छा, फिर तो मुझे बहुत ही खतरनाक फोर्स को लगाना पड़ेगा। फिर नेक्रोमेंसर पहले से भी बहुत ही बड़े बड़े अनडेड क्रिएचर्स को बुलाते हैं। मुझे पता ही था ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है, इसीलिए मैं पहले से अनडेड क्रिएचर्स का कॉम्बैट मॉडल को तैयार करके रखा था। ये देख के फिनोरा गुस्सा होकर बोलती है तुम इस दुनिया का सबसे घटिया पर्सन होने के साथ ही साथ एक घटिया नेक्रोमेंसर भी हो। मुझे नहीं पता कि तुम इन लोगों के साथ क्या करोगे, लेकिन तुम इस कॉम्बैट मॉडल्स को लेकर भी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। इससे नेक्रोमेंसर बोलता है तुम अभी भी मजाक कर रहे हो ना? इससे फिनोरा बोलती है अभी देखते जाओ कौन असली है और कौन मजाक है। इसके बाद फिनोरा अपने मैजिक स्पेल्स को यूज करती है और उस नेक्रोमेंसर की तरह उससे भी बहुत ही बड़ा बड़ा अनडेड क्रिएचर्स को बुलाती है। फिनोरा बोलती है तुम्हें क्या लगा मेरा कोई कॉम्बैट मॉडल नहीं है? इन लोगों के अंदर अनडेड पावर के साथ ही साथ विच के पावर भी मौजूद है। इन लोगों का नाम है डेथ नाइट्स। अभी तुम्हारा क्या होगा, तुम तो मेरे चंगुल से नहीं बच पाओगे। तभी फिनोरा बोलती है अटैक। तभी वो डेथ नाइट्स एक ही बार में शुरू हो जाता है। मिनटों में डेथ नाइट्स उसी नेक्रोमेंसर का सभी अनडेड
को खत्म कर देता है। हर जगह लाश ही लाश और खून ही खून पड़ा था। उसी टाइम वो नेक्रोमेंसर भाग के अपने लवर के पास आता है। वो लड़की को एक विच ही होना था, वो मेरे प्लान को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता है। तभी पीछे से जोहान बोलता है ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन अभी तुम्हारा वो ब्यूटी वाले बातें कहाँ पर गया? ये देख के नेक्रोमेंसर बोलता है इम्पॉसिबल, तुम जिंदा कैसे हो? उस विच ने तो तुम्हें जिंदा नहीं किया। जोहान बोलता है कम ऑन, मैं भी एक अनडेड ही हूँ। हाँ मुझे पता है कि अनडेड को मारने के बाद एक नेक्रोमेंसर ही उसे जिंदा कर सकता है, लेकिन मैं एक विच का अनडेड हूँ। मुझे क्रिस्टोफिल जब चाहे जहाँ से भी चाहे जिंदा कर सकता है। ये सुन के नेक्रोमेंसर उस पे गोली चलाने लगता है। फिर भी जोहान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जोहान बोलता है गोली मारने से मुझसे खून तो निकलेगा, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। फिनोरा क्रिस्टोफिल के अलावा मुझे और कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। तुमने फिनोरा क्रिस्टोफिल को गुस्सा दिलाया है, तुम्हारा मौत तो कंफर्म है। और नेक्रोमेंसर बोलता है नहीं नहीं मुझे मत मारो, मैं अगर मर जाऊंगा तो उस अनडेड का मेंटेन कौन करेगा? जोहान बोलता है वो हिस्सा बाद में क्रिस्टोफिल कर लेगी, अभी के लिए मैं तुम्हारे हाथ से शुरू करूंगा। ये देख नेक्रोमेंसर बोलता है नहीं। इसके बाद वहाँ क्रिस्टोफिल और जेप आता है। जोहान तो नेक्रोमेंसर का बुरी हालत कर दिया था। जेप बोलते हैं जोहान तुम अभी भी जिंदा हो? जोहान बोलते हैं वो बात मैं तुम्हारे साथ बाद में कर लूंगा, लेकिन पहले क्रिस्टोफिल ये नेक्रोमेंसर अभी भी जिंदा है, तुम इसके साथ क्या करोगे तुम ही डिसाइड करो। फिनोरा बोलती है वो अनडेड लोगों को पूरा खत्म कर दो और इस नेक्रोमेंसर का तो जीने का कोई हक ही नहीं है। तभी फिनोरा उसी नेक्रोमेंसर का गन को लेकर जेप के सामने उसका मौत का घाट उतार देती है और यहीं तक ये कहानी खत्म हो जाता है। गाइस ये था पार्ट 1 का कहानी। आप अगर लाइक करके सब्सक्राइब करके रखोगे तो देखना अगले दिन ही इसका पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।